कॉन्सेप्ट बिल्ड करने आप लोगों का। जैसे कि ये हमने एक टर्म जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही गिवन है, सो ये लिखी है 2x² - 8x + 6। अब वही पुरानी बातें कि यहाँ पे एक इंटीजर भी है, यहाँ पर एक होल नंबर नेचुरल नंबर भी है, अलजेब्रिक नंबर भी है, और सब दिख रहा है सर। चलो खैर छोड़ो। अच्छा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने का मैंने वादा किया था, कहा था कि अगर इस तरह की वैल्यूज़ आए उनमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आप फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। आप बोलोगे फैक्टराइजेशन से सर कैसे? पहले तो इनको ज़ीरो के इक्वल ही कर दो, सबको पूरे को ज़ीरो के इक्वल कर दिया। अब वही जो आप पॉलिनोमियल के क्लास 9th के पॉलिनोमियल के चैप्टर में करते आए हो, या क्लास 8 में भी आपने ये फैक्टराइजेशन किया होगा। लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। सो 6 × 2 होता है 12। ये रफ़ वर्क करना है आपको बच्चों। तो रफ़ वर्क में आप जब ये 12 लिख दोगे, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। पहले क्या करना है, लास्ट वाले से पहले वाले को मल्टीप्लाई, उसके बाद इनका फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3। कुछ इस तरीके से आपका ये नंबर आ गया। ये आ गए हैं फैक्टर्स। सो इन फैक्टर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इन फैक्टर्स को निकालने के लिए हमें पहले इन सभी को क्या करना पड़ता है बच्चों? हमें इनको कुछ भी करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई, हमें ये मिड वाला नंबर बना देना है। इसीलिए फैक्टराइजेशन को हम लोग मिडल स्प्लिटिंग टर्म भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना? सो आगे करते हैं, ये मिडल स्प्लिटिंग टर्म ही कर लेते हैं। सो इनमें कुछ भी करना है, मल्टीप्लाई, प्लस या माइनस। तो मैं क्या देख रहा हूँ, 2 × 3 = 6 होता है और ये 2। सो 6 और 2 8 बन सकता है, लेकिन ये क्योंकि 8 जो है माइनस का है तो मुझे माइनस का 8 रखना पड़ेगा बच्चों। सो माइनस का 8 यानी ये माइनस का 6 और माइनस का 2, तभी तो माइनस का 8 बनेगा। तो इसकी प्लेस पे मैं लिख देता हूँ 2x² - 6x - 2x + 6। अब देखो, ये स्टार्टिंग की टर्म्स अलग ले लेते हैं, लास्ट की टर्म्स अलग। अब ये शुरू की जो टर्म्स है, इनमें कुछ हमें कॉमन लेना है। शुरू की जो टर्म है उसमें अगर हम कॉमन ले सकते हैं तो वो x है। सो x हमने इसमें कॉमन ले लिया, और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2x कॉमन ले लिया तो ये बचता है x - 3। और वहीं अगर लास्ट वाली टर्म में अगर हम कुछ कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बचता है -2x - 3 यहाँ पर भी। सो x - 3 दोनों तरफ से हम कॉमन ले रहे हैं। एक तो बन गया x - 3, एक बन गया है 2x - 2। सो बच्चों अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, x - 3 भी 0 के इक्वल रखा जा सकता है और 2x - 2 भी 0 के इक्वल रखा जा सकता है। भाई अगर ये इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। सो कैसे करेंगे सर? देखिए, x = अगर 0 x - 3 = अगर 0 आया, सो x की वैल्यू आ सकती है 3, और 2x - 2 = 0 आया, सो x की वैल्यू आ सकती है 1, यानी या तो 3 या फिर 1, यही हो सकते हैं इसके ज़ीरोज़। अभी तक तो वो सब आया जो आप लोग जो है क्लास 9 तक करते आए हो, बट मेन कहानी अब शुरू होती है बेटा। अब देखो, आपको ना दो मैं फॉर्मूलेज़ बता रहा हूँ, 2 फार्मूलाज, और ये 2 फार्मूलाज पूरी की पूरी इस चैप्टर में चलते रहेंगे आपके पास। सबसे पहला फार्मूला है सम ऑफ ज़ीरोज़। सो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अगर आप ये 3 और 1 को प्लस करते हो, यानी 3 + 1, तो ये कोफिशिएंट ऑफ x, यानी ये जो 8 था ना, इसी के आगे माइनस लगा दो, बट ये 8 पहले से माइनस का था, तो हम क्या करेंगे, एक तो ये -8 लिखते ही हैं अपॉन 2, लेकिन ये फॉर्मूले का माइनस जो है ये भी लगा देते हैं। अब बच्चों माइनस माइनस होता है +8 +8 अपॉन 2, और इधर देखते हैं तो 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 में से 8 गया तो ये भी 4। इसका मतलब ये हो गया दया, ये फॉर्मूला वाकई काम करता है। दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या कह रहा था, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। सो अगर मैं इन दोनों ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो 3 × 1 = क्या आएगा बच्चों, 6/2, यानी ये देखो कांस्टेंट टर्म तो 6 थी अपॉन 2, ये रहा।
सो 3 इंटू 1 3 ही होता है और 2 से 3 चला गया तो ये भी 3 बचता है। ये भी फॉर्मूला वाकई काम करता है बच्चों। यहाँ तक की वैल्यू अगर आपके समझ में आ गई है तो मुबारक हो, ठीक है। सो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और चीज़ कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं हम।